income from house property. The name of the topic is income from house property that we are going to discuss today. अब सबसे पहले इसमें सेक्शंस कौन सा है? यहाँ पे आपका है सेक्शन 22 से लेके 27, सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 27 तक है यहाँ. अब सेक्शन 22 क्या कहता है? सेक्शन 22 is called as the charging section. What do you mean by charging section? सर वो सेक्शन जो हमको बताता है किसी भी इनकम को हाउस प्रॉपर्टी इनकम कब कंसीडर करना है. कि चार्जिंग सेक्शन क्या बताता है? अंडर व्हाट कंडीशंस एन इनकम शुड बी कंसीडर्ड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. कंडीशंस क्या है? व्हाट आर द कंडीशंस टू कॉल एनीथिंग एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? पहला कंडीशन, देयर मस्ट बी a building or building with land appurtenant thereto. इसका मतलब सर एक बिल्डिंग होना चाहिए या बिल्डिंग के साथ कोई लैंड होना चाहिए जो उसके साथ appurtenant मतलब क्या? अटैच्ड है. उसके साथ क्या है? कोई लैंड अटैच्ड है. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने कहा कि ये बिल्डिंग है, तो सर बिल्डिंग के आजू बाजू में कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत जगह होगा. बिल्डिंग के अंदर घुसने के लिए एक जगह होगा, एंट्रेंस. बिल्डिंग के बाजू में कहीं ना कहीं पार्किंग होगा. बैक साइड में 2 या 4 फुट का जगह होगा. मतलब बिल्डिंग मतलब खाली बिल्डिंग मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन नहीं जहां पे हमने कोई स्ट्रक्चर बनाया. उसके साथ साथ ये बाजू वाला जो स्ट्रक्चर है जो उसके साथ अटैच जमीन है, ये हो गया, ये हो गया, और ये वाला पोर्शन, ये भी क्या कहलाएगा सर? ये भी क्या कहलाएगा? बिल्डिंग ही कहलाएगा, मतलब हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगा. सर किसी भी इनकम को हाउस प्रॉपर्टी इनकम बोलना है तो सबसे पहले देयर मस्ट बी बिल्डिंग, और देयर मस्ट बी सम बिल्डिंग विद लैंड appurtenant मतलब क्या? अटैच देयर टू. उसके साथ कोई लैंड अटैच होना चाहिए. दूसरा एसएससी मस्ट बी ओनर ऑफ सच बिल्डिंग. वो बिल्डिंग एसएससी का ओनरशिप होना चाहिए. ओके अभी ओनरशिप इंक्लूड्स डीम्ड ओनरशिप. क्या होता है डीम्ड ओनरशिप? देखेंगे आज ही, देखेंगे आगे. और तीसरा पॉइंट, building must not be used for business or profession carried on by the owner. इसका मतलब सर ऐसा है कि मैं इनको डिस्कस करूंगा, जस्ट वेट. सर इसका मतलब ऐसा है कि आपका कोई लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी कोई बिल्डिंग होना चाहिए या बिल्डिंग के साथ कोई लैंड अटैच होना चाहिए. आप उस लैंड के या उस बिल्डिंग के ओनर होने चाहिए, और उस बिल्डिंग से आप खुद का कोई बिजनेस या खुद का कोई प्रोफेशन कैरी आउट नहीं करते. आप भाड़े पे किसी डॉक्टर को दे रहे हो, ठीक है, वो वहां पे कोई प्रोफेशन कैरी आउट करता है, ठीक है. आपने किसी बिजनेसमैन को दिया शॉप चलाने के लिए वहां पे रेंट पे, वो भी ठीक है. वो किसी और को रेंट पे दिया तो उसने वहां पे बिजनेस किया तो चलेगा, बट एज ए ओनर आप वहां पे कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए. ठीक है, ये 3 बेसिक कंडीशंस है. अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट डू मीन बाय बिल्डिंग. बिल्डिंग का मतलब क्या है सर? अब बिल्डिंग का मतलब है एनी मैन मेड स्ट्रक्चर विथ और विदाउट रूफ. सर कोई भी स्ट्रक्चर, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें जिसमें ऊपर से छत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. सर कोई झोपड़ा होगा तो हाँ वो भी मैन मेड स्ट्रक्चर है. सर केव्स, सर मैंने मेरे 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 फार्म हाउस में ना कुछ केव्स है जो नेचुरल है, जो क्या है? नेचुरल है, वो मैं रेंट पे देता हूँ.
वो मैं लेट आउट करता हूँ, इज इट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? नो सर, नेचुरल केस जो होगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा। ओके सर, और एक चीज सर, मेरे पास है ना एक स्टेडियम है जो मैं लेट आउट करता हूँ फॉर प्लेइंग वेरियस स्पोर्ट्स, इस स्टेडियम में हाउस प्रॉपर्टी? यस सर। स्टेडियम का मतलब क्या है? सब साइड से बैठने के लिए लोगों को जगह होगा, बीच में सेंटर में ग्राउंड होगा, कुछ एडिशनल फैसिलिटीज होंगी, छत नहीं है तो भी वो क्या कहलाएगा? ओके, एनी एनी क्लोज्ड स्ट्रक्चर with walls will be also called as a house property। उसकी भी हम क्या बोलेंगे? सर मैंने मेरा लॉन्स रेंट पर दिया फॉर मैरिज इवेंट, इज इट हाउस प्रॉपर्टी? यस सर। लॉन्स मतलब सिर्फ लॉन्स नहीं दिया होगा, लॉन्स एक क्लोज स्ट्रक्चर, भले लॉन्स हमने नेचुरली ग्रो किया है पर वो नेचर ने ग्रो नहीं किया। ओके, हमने वहां पे कुछ साथ में स्टेज बनाया होगा, वॉशरूम बनाया होगा, सिर्फ ओपन लॉन कोई लेगा क्या भाड़े पे शादी के लिए? नहीं। ये भी क्या कहलाएगा सर? अपना हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? वैकेंट पीस ऑफ लैंड, वैकेंट पीस ऑफ लैंड लेट आउट फॉर सम इवेंट्स। वैकेंट पीस ऑफ लैंड मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय वैकेंट पीस ऑफ लैंड? तो देख रहे थे, व्हाट डू यू मीन बाय वैकेंट पीस ऑफ लैंड? व्हाट डू यू मीन बाय वैकेंट पीस ऑफ लैंड? सर ऐसा कोई भी लैंड जो ओपन है, एट द मोस्ट आपने क्या हो क्या होगा, जितना आपका जमीन उसको चारों साइड से बाउंड्री बनाया होगा, तार वार लगाया होगा। सर वैकेंट पीस ऑफ लैंड इज नॉट ए मैन-मेड स्ट्रक्चर। ओके, इसका जो रेंट होगा इट इज नॉट कॉल्ड एज ए हाउस प्रॉपर्टी। इसका इनकम, इनकम फ्रॉम कहां पर आएगा? अदर सोर्स में आएगा। कहां पर आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा, वैकेंट पीस ऑफ लैंड का। तो सर बेसिक पॉइंट ये है, एसएससी के पास कोई हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, एसएससी उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए, और एसएससी खुद उस प्रॉपर्टी से कोई बिजनेस या प्रोफेशन कैरी आउट नहीं करता है, तो ये हम क्या बोलेंगे, हम क्या कहेंगे, वो एसएससी क्या है उसका? एसएससी क्या है उसका? ओनर है, और उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगा उसका कौन सा इनकम कहलाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगा। इनकम टैक्स एक्ट में बिल्डिंग का डेफिनेशन कहीं पर भी नहीं दिया है, यूज योर कॉमन सेंस। सर एनी मैनमेड स्ट्रक्चर, इन सिंपल वर्ड ध्यान में रखो, any kind of man-made structure with or without a roof, with or without some walls will be called as a building। okay sir, open plot of land अगर आपने रेंट पे दिया तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। आपने स्टेडियम रेंट पे दिया तो वो भी ओपन प्लॉट ऑफ लैंड है? नहीं, वो ओपन प्लॉट ऑफ लैंड नहीं है सर। उसमें आपने बिल्डिंग के साथ साथ आपने आजू में कुछ बिल्डिंग बनाई होंगी, आजू में कुछ वॉशरूम बनाए होंगे, कुछ कैंटीन बनाया होगा, तो दैट इज नॉट ए ओपन प्लॉट ऑफ लैंड। तो और एक चीज है, और एक चीज और एक चीज का बात करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक बंदा है, यहाँ पर मेरे पास एक बंदा है मिस्टर ए। सर मिस्टर ए इज ए ओनर ऑफ फ्लैट, फ्लैट नंबर 201 इन ओम प्रकाश सोसाइटी। भाई साहब ने ये प्रॉपर्टी रेंट पे दिया, प्रॉपर्टी लेट आउट एट मंथली रेंट ऑफ ₹20,000। तो भाई साहब को साल का 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स का मिलेगा 2,40,000। ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्यों सर? पहले तो फ्लैट मतलब मैनमेड स्ट्रक्चर है, हाउस प्रॉपर्टी है, एसएससी में ए उसका ओनर है, और एसएससी ए ने वो प्रॉपर्टी किसी और को रेंट पे दिया है, वहां से खुद का बिजनेस नहीं कर रहा है। अच्छा, इसी में अगर मान लो ऐसा होता है, मिस्टर ए यूजेस हिज फ्लैट एज ए गोडाउन and pays rent of ₹20,000 to self, is it income from house property? No, first of all it is not an income at all। तो खुद के दुकान पे, खुद के फ्लैट में, खुद को भाड़े पे देके, हाँ मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेरा दुकान है, मेरा फ्लैट है,
वो मैंने अपने बिजनेस को भाड़े पे दिया और उस बिजनेस से मैं रेंट पे कर रहा हूँ मेरे फ्लैट ओनर को, मतलब मुझे खुद को। नो वन कैन मेक द पेमेंट टू सेल्फ इज द बेसिक रूल ऑफ इनकम टैक्स। आप एक्सटर्नल पेमेंट कर सकते हो, आप वाइफ का फ्लैट भाड़े पे ले लो, वहां पे गोडाउन बनाओ, चलेगा। आप खुद के दुकान में खुद को ही भाड़े पे नहीं रख सकते, तो ये इनकम है ही नहीं पहली बात तो इसको हाउस प्रॉपर्टी में आएगा नहीं। अभी इसी एग्जांपल को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। ये मिस्टर ए था, ये कौन था सर? ओनर। सर इसने प्रॉपर्टी लेट आउट किया मिस्टर शाह को, कितने में? 20,000 पर मंथ। अब मिस्टर शाह ने क्या किया, उसने प्रॉपर्टी लेट आउट किया टू 5 स्टूडेंट्स। कितना? उसने प्रॉपर्टी लिया, अंदर एक टीवी डाल दिया, एक फर्नीचर डाल दिया, एक गैस का सिलेंडर डाल दिया, फ्रिज डाल दिया, एक गीजर लगा दिया, और उसने वो फर्नीचर अपना वो पूरा फ्लैट उसने फर्निश कर दिया और 5 स्टूडेंट्स को लेट आउट किया। हर एक स्टूडेंट से वो महीने का लेता है भाड़ा 10,000 रुपीज। कितना भाड़ा मिल रहा है उसको? महीने का कितना मिल रहा है? 50,000 मिला। मेरा सवाल है, पहली बात तो मिस्टर शाह का इनकम कितना है? सर मिस्टर शाह बोलेगा मेरे को भाड़ा कितना मिल रहा है महीने का, अब मैं ओरिजिनल ओनर ए को कितना भाड़ा दे रहा हूँ, तो मुझे कितना बचता है? ये उसका क्या हो जाएगा? पर मंथ। ये क्या हो जाएगा उसका इनकम पर मंथ? इज इट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? नो। क्यों सर? क्योंकि मिस्टर शाह इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। मिस्टर शाह उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है। मिस्टर शाह ने प्रॉपर्टी रेंट पे लिया और बाद में किसी और को रेंट पे दिया, इसको बोलते हैं सबलेटिंग। क्या बोलते हैं इसको? सबलेटिंग मतलब सर सबलेटिंग मतलब आप प्रॉपर्टी भाड़े पे लेते हो और किसी और को भाड़े पे देते हो, तो यू आर पेइंग ए रेंट ऑफ 20,000 टू द ओनर, दैट इज अ लैंडलॉर्ड। सर वो जो 20,000 मिस्टर ए को मिल रहा है वो कौन सा इनकम है? सर वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही है, क्योंकि ए को मिल रहा है, ए इज द ओनर, जबकि मिस्टर शाह इज नॉट द ओनर। देयरफॉर मिस्टर शाह ने सबलेट किया है प्रॉपर्टी सर। उस केस में हम बोलेंगे, उस केस में हम बोलेंगे कि सर इस प्रॉपर्टी को हम ओनर नहीं है तो इसका इनकम हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में नहीं ले सकते। तो मिस्टर शाह के हाथ में ये जो पर मंथ 30,000 का इनकम होगा, ये कहाँ पर टैक्सेबल होगा सर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। कहाँ पर आएगा? ओके। चलो और एक चीज बताना है मुझे आपको, समथिंग कॉल्ड एज डीम्ड ओनरशिप। सर ओनरशिप होना जरूरी है, ओनरशिप होना। अब ये मिस्टर ए है, ओके, उसने प्रॉपर्टी लेट आउट किया, मंथली रेंटल कितना है? 10,000 रुपीज पर मंथ, मंथली रेंटल। मिस्टर ए ने लेट आउट किया मंथली रेंटल पे 10,000 रुपीज पर मंथ रेंटल, साल का मिलता है 1,20,000। ओके, वो डिडक्शन वगैरह बाद में बात करेंगे हम लोग, ये उसका इनकम है। मिस्टर ए को ऑलरेडी 10 लाख के ऊपर इनकम है उसका, तो जो भी इनकम उसको होगा हाउस प्रॉपर्टी का, उसको कितना परसेंट टैक्स भरेगा? 10%। मिस्टर ए क्या करता है मालूम है क्या? मिस्टर ए क्या करता है मालूम है क्या? मिस्टर ए ट्रांसफर करता है। क्या करता है? ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी टू हिज स्पाउस, मतलब वाइफ। क्या करता है वो? प्रॉपर्टी वाइफ को ट्रांसफर करता है एज ए गिफ्ट। एज ए गिफ्ट मतलब बिना कंसिडरेशन के, बिना किसी, आपको पता है सर, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम द रिलेटिव इज नॉट टैक्सेबल। वाइफ बोलेगी मेरे को जो फ्लैट मिला है गिफ्ट में, किससे मिला है? मेरे हस्बैंड से मिला है, तो वो मेरे हाथ में टैक्सेबल। इनकम टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा बराबर है, हम क्या बोल रहे हैं टैक्सेबल है? हम भी बोल रहे हैं नॉट टैक्सेबल है। हम आपके हाथ में वो फ्लैट वाला जो फ्लैट का स्टैम्प ड्यूटी वाली जितना भी होगा, हम वो आपके हाथ में टैक्सेबल कर ही नहीं रहे, क्योंकि वो आपको किसने दिया है? आपके रिलेटिव ने दिया है, मतलब आपके हस्बैंड ने दिया है, उनको कोई एतराज नहीं उसमें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि भाई ये तुम्हारी चाल हमको समझ में आ गई,
ये तुम्हारी चाल हमको समझ में आ गई है। तुम क्या करना चाहते हो? तुम टैक्स बचाना चाहते हो अपना इनकम किसी और के नाम पे दिखा के। तुम अपना प्रॉपर्टी अपने वाइफ के नाम पे दिखा के ये दिखाओगे कि वो पूरा का पूरा इनकम किसको हो रहा है? वाइफ को हो रहा है, और उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वाइफ पे करेगी। अब वाइफ का अगर कोई इनकम है ही नहीं तो उसको बेसिक टैक्स कितना लगेगा? खाली 5% लगेगा। मतलब मिस्टर जी ने क्या किया, अपना प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पर ट्रांसफर करके उसके ऊपर जो 25% टैक्स ज्यादा लगने वाला था 30% में से उसने सिर्फ कितना पे किया? 5%। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्लबिंग प्रोविजंस। हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? क्लबिंग प्रोविजन का मतलब क्या होता है? अगर अगर किसी ने अपना प्रॉपर्टी अपने स्पाउस के नाम पे या माइनर चाइल्ड के नाम पे ट्रांसफर किया, अदर देन minor married daughter, it is always taxable in the hands of ट्रांसफरर। सर इस केस में है ना, वो जो ट्रांसफरर है ना मिस्टर ए, उसको उस प्रॉपर्टी का क्या माना जाएगा? ओनर माना जाएगा। फिर से एक बात सुनो सर, ओनर ए था, उसने प्रॉपर्टी लीगली गिफ्ट किया वाइफ को, तो लीगली प्रॉपर्टी के ओनर कौन हो गई? वाइफ हो गई। या उसने वो प्रॉपर्टी अपने बच्चों को जो माइनर है उनको गिफ्ट किया, बट माइनर मैरिड डॉटर को नहीं गिफ्ट किया। ओके, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा भले लीगली ओनर कौन है? वाइफ या बच्चा है, क्योंकि तुमने उसके नाम पे कर दिया प्रॉपर्टी, लेकिन हमारे लिए अभी भी तुम ही ओनर हो, और क्योंकि तुम ही ओनर हो तो उस प्रॉपर्टी का जो भी इनकम होगा वो तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल होगा, इवन दो द इनकम इज रिसीव्ड बाय हुम, बाय द वाइफ और द माइनर चाइल्ड। अच्छा, इसी में अगर तुमने प्रॉपर्टी अपने माइनर मैरिड डॉटर को अगर ट्रांसफर किया तो वहां पे डॉटर विल बी कॉल्ड एज द ओनर, वहां पे ये डीम ओनर वाला कंसेप्ट एप्लीकेबल। अच्छा, दूसरा और एक केस है सर, अगर हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉपर्टी गिफ्ट किया इन एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। ओके, जैसे नॉर्मली क्या होता है सर, जब डाइवोर्स होता है ना, एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट मतलब क्या? What is agreement to live apart? Divorce. And very simple words, agreement to live apart का मतलब क्या है सर? Divorce उसका मतलब। अगर किसी स्पाउस ने ओके एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट में अपने वाइफ को हमेशा के लिए फ्लैट ट्रांसफर कर दिया और डाइवोर्स हो गया उनका। सर अभी मुझे बता, डाइवोर्स हो गया मतलब उनका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है क्या? नहीं है। लीगली डाइवोर्स हो गया मतलब उन लोग हस्बैंड वाइफ है क्या? रिलेटिव है क्या? स्पाउस कहलाएगी क्या वो? तो उसके उसको जो गिफ्ट ट्रांसफर किया होगा, जो फ्लैट ट्रांसफर किया होगा, उसका डीम ओनर हस्बैंड कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। ओके, दो केस में नहीं कहलाएगा। माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर किया तब नहीं कहलाएगा, और दूसरा वाइफ को डाइवोर्स के टाइम पे एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट में अगर ट्रांसफर किया तब भी नहीं कहलाएगा। अच्छा, और एक चीज है सर, और एक है डीम ओनरशिप में ये केस हो गया कि अगर हस्बैंड ने अपने या वाइफ ने, कोई भी एसएससी ने अपने स्पाउस को या अपने बच्चों को बिना कंसिडरेशन अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, हाउस प्रॉपर्टी, तो उसका डीम्ड ओनर किसको माना जाएगा? उस एसएससी को माना जाएगा, उस ट्रांसफरर को माना जाएगा। और इसकी बात करते हैं अपन, होल्डर ऑफ इम्पार्शियबल एसेट। इस मतलब डीम ओनरशिप वाला कंसेप्ट सेक्शन 27 में है, होल्डर ऑफ इम्पार्टिएबल एसेट। अब ना ये पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, व्हाट इज एन इम्पार्टिएबल एसेट? व्हाट इज एन इम्पार्टिएबल एसेट? सर पुराने जमाने में राजा महाराजा लोग जो थे ना सर, इनका ना बहुत बड़ा बड़ा हवेली होता था। आज भी तुम राजस्थान साइड जाओगे ना, जयपुर साइड में, तुमको ऐसी बड़ी बड़ी हवेली मिलेंगी, बड़े बड़े फोर्ट मिलेंगे। फोर्ट है वो, फोर्ट मतलब एक एक दो दो चार चार पांच पांच 10 10 20 20 एकड़ जमीन पे फैले हुए हैं। अब सर उन प्रॉपर्टीज को है ना, जब राजा महाराजा लोग ने क्या किया था, जब बनाया था ना, तुमको पता था अपने मरने के बाद प्रॉपर्टी को सेफ रखना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक विल बनाया।
उन्होंने एक मरते टाइम पे क्या बनाया, ओके, विल ऐसा बनाया है कि इस प्रॉपर्टी को कोई भी लीगल हायर बेच नहीं सकता। अगर बेचना है, अगर बेचना ही है तो अपने ही फैमिली को बेचेगा, फैमिली मेंबर को बेचेगा, वो भी 100 रुपीज में या 1 रुपए में। ऐसा कंडीशन क्यों रखा, वो चाहते नहीं कि उनका प्रॉपर्टी का बंटवारा हो। अभी कैसा होता है, राजा महाराजा लोग का टाइम का प्रॉपर्टी है, हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज है उनका बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, कि वो इम्पार्टिएबल है, वो इम्पार्टिएबल है, मतलब उसका वो बंटवारा नहीं कर सकते। अगर अगर उनके उनके जो लीगल आयस है, जो उनके वारसदार है, उन लोग बोलते नहीं हमको बंटवारा करने का, करो करो, लेकिन बंटवारा करेंगे तो बेचेंगे ना प्रॉपर्टी, किसको बेचेंगे, अपने ही खून को बेचने का, बाहर किसको बेचने का। जानबूझ के बोला कि इसको इतने में बेचने का, 1 रुपए में बेचने का, 10 रुपए में बेचने का, 100 में बेचने का, वो जमाने में तो उन्होंने एकदम कम प्राइस रखा होगा। मतलब अगर इसका बंटवारा किसने करना चाहा भी और कर भी लिया तो बेच नहीं सकता किसी बाहर वाले को, और बाहर वाला हाथ डालेगा भी नहीं खरीदने के लिए, तो इलीगली वो खरीद नहीं सकता है। और खरीद भी, अच्छा, अपने ही किसी को बेचेगा भी, समझ ले ए और बी दोनों उस प्रॉपर्टी के वारसदार है, तो ए क्या करेगा, उसको बेचना रहेगा तो किसको बेचना पड़ेगा, उसको बी को बेचना पड़ेगा, वो बेचेगा क्या, कमर्शियली फिजिबल है क्या बेचना 1 और 2 रुपए में, नहीं। जिस प्रॉपर्टी का वैल्यू इनवैल्यूएबल है, जो करोड़ों में है जिसका वैल्यू, उसको 2 और 4 में बेचने के लिए क्यों रेडी होगा वो नहीं बेचेगा उसको। दैट इज कॉल्ड एज एन इम्पार्टिएबल एसेट। ऐसे कुछ भी हो सकता है, ये तो मैंने खाली एक हवेली या किसी एक फोर्ट का एग्जांपल दिया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके, ऐसे केस में क्या होता है सर, वो प्रॉपर्टी कभी बंटवारा होता ही नहीं उसका। खास करके तुम गुजरात साइड में जाओगे, मारवाड़ी लोगों में, खास करके तुम जयपुर साइड में, राजस्थान साइड में जाओगे ना, वहां पे तुमको इम्पार्टिबल एसेट बहुत मिलेगा। मतलब वो हमारे जो उस जमाने के जो दादा परदादा लोग थे, वो उनको पता था कि अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं इसका बंटवारा कर सकती, उनको डर था इसका बंटवारा हो जाएगा, और वो अपनी एक खानदानी निशानी बोल के उसको रखना चाहते थे। तो आज भी तुम जाओगे ना, मतलब गांव साइड में, तो ये अडानी हो या अंबानी हो या कोई भी बड़ा मारवाड़ी बिजनेसमैन हो या गुजराती बिजनेस, इनका ना एक खानदानी प्रॉपर्टी होगा, जो ना वो बेच सकते ना उसको कुछ तोड़ सकते हैं, वो उधर कुछ नहीं कर सकते, उसको वैसे ही रखना पड़ेगा, उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज ए इम्पार्टिएबल एसेट। तो सर ऐसे प्रॉपर देखो, इम्पार्टिएबल एसेट में मान लो 3 भाई है, ये तीनों उस प्रॉपर्टी के ज्वाइंट ओनर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे वो, ज्वाइंट ओनर। ओके सर, अब हम किसको ओनर मानेंगे इसमें, हम इसमें ओनर किसको मानेंगे, तो हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, मान लो 4 भाई है, मान लो टोटल 4 भाई है, हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे देखो भाई प्रॉपर्टी तुम्हारा बंटवारा हो नहीं सकता, प्रॉपर्टी एक ही है, तुमने वो भाड़े पे दे दिया है, तुमने वो भाड़े पे दिया किसी रिसोर्ट वाले को, रिसोर्ट वाले ने उस प्रॉपर्टी को मेंटेन भी रखा है और तुमको भाड़ा भी दे रहा है, तुमको मंथली रेंटल कितना मिल रहा है उसका, 5 लाख रुपया मिल रहा है, कितना मिल रहा है, साल का तुमको उसका कितना मिलता है, 60 लैक्स। अब ये 60 लैक्स मंथली रेंटल किसका है, पूरे प्रॉपर्टी का है। तो पूरे प्रॉपर्टी का एक ओनर है क्या, नहीं, 4 ओनर है, और इसका बंटवारा भी कर नहीं सकते सर, प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हो सकता है, सर प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हो सकता है, लेकिन उससे जो होने वाला इनकम है 60 लाख में क्या करेगा, हर एक के हाथ में क्या करेगा, 60 लैक्स मल्टीप्लाइड बाय 1/4, हर एक के हाथ में 15-15 लाख क्या करेगा, हमें टैक्सेबल कर सकता है। आर यू गेटिंग मी। नॉर्मली टेम्पल्स, आश्रम्स, ट्रस्ट और ऐसा कोई हवेली या कोई फोर्ट, ये तुम्हारा इम्पार्टिबल एसेट में काफी हद तक आता है, इसको हम लोग चाहते नहीं कि बंटवारा हो। यू आर डिस्कसिंग समथिंग कॉल्ड एज डीम्ड ओनर। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, डीम ओनर की बात हो रही थी। ओके, डीम ओनरशिप इज कवर अंडर सेक्शन 27। उसमें हमने पहला पॉइंट देखा था, अगर किसी एसएससी ने अपना हाउस प्रॉपर्टी
अपने स्पाउस या बच्चों को ट्रांसफर किया तो वो उस प्रॉपर्टी का क्या कहलाएगा, ओनर कहलाएगा, जबकि लीगली उसका ओनर कोई और हो गया है। तो दूसरा पॉइंट उसमें ऐसा था कि अगर एसएससी ने अपने स्पाउस को एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट में अगर प्रॉपर्टी गिफ्ट किया है तो वहां पे डीम ओनरशिप वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। तीसरा केस हमने देखा था, अगर एसएससी ने अपने माइनर मैरिड डॉटर को अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया तो वहां पर भी डीम ओनर वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। फिर हमने और एक चीज देखा था, होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एसेट। सर इम्पार्टिबल एसेट का एक ओनर नहीं होता है, उसके बहुत सारे ओनर्स होते हैं, सब जॉइंट ओनर्स होते हैं। हम बोलेंगे भाई हर एक को क्या माना जाएगा, हर एक को इंडिविजुअल ओनर माना जाएगा। हर एक को क्या मानेंगे हम लोग, इंडिविजुअल ओनर मानेंगे। और जो भी इनकम होगा वो चारों में इक्वली डिवाइड होगा, या जो भी शेयर क्वेश्चन में दिया होगा उसके बेस पे डिवाइड होकर हम क्या करेंगे, उसको सबके हाथ में टैक्सेबल करेंगे। सर मेंबरशिप ऑफ नहीं मेंबर ऑफ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब क्या होता है पता है क्या, आप बिल्डिंग में फ्लैट खरीदते हो, फ्लैट खरीदते हो तो उसका एक बनता है तुम्हारा इंडेक्स 2 बनता है, जमीन खरीदेगा तो उसका 7/12 बनता है। ठीक है सर, इंडेक्स 2 इज द लीगल पेपर्स दैट यू नीड टू ओन टू शो दैट यू आर द ओनर। बट जब बिल्डिंग का बाद में सोसाइटी बनता है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो आपको आपको उस सोसाइटी का क्या बनना पड़ेगा, मेंबर बनना पड़ेगा। उसका आपको मिलेगा मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा, मेंबरशिप सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो आप क्या कहलाओगे उस प्रॉपर्टी के। टेक्निकली क्या होता है, टेक्निकली क्या होता है, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग एक जमीन पे खड़ा रहेगा कोई ना कोई, तो जब सोसाइटी बनता है ना तो उसमें कंसेप्ट है डीम्ड कन्वेंस का। उस कंसेप्ट के जरिए कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या बन जाता है, उस पूरे लैंड एंड बिल्डिंग का क्या बन जाता है, ओनर बन जाता है। सोसाइटी क्या बन जाता है उसका, ओके। फिर सोसाइटी क्या दिखाता है, फिर सोसाइटी क्या दिखाता है, सोसाइटी दिखाता है कि हमने इसमें जो फ्लैट्स है वो क्या किए, हमने अलॉट किए। किसको अलॉट किए, हमारे मेंबर्स को। तो अगर तुमको दिखाना है कि तुम उस सोसाइटी के फ्लैट के ओनर हो तो पहले तुमको उसका मेंबरशिप लेना पड़ेगा, तो मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिलेगा, आप मेंबर बनोगे। और एक बार आप मेंबर बन गए, हम क्या कहेंगे, आप उस सोसाइटी के क्या हो, डीम्ड ओनर हो। उस हाउस प्रॉपर्टी के क्या हो, डीम्ड ओनर हो। ऐसे हो सकता है सर, कंपनी का भी हो सकता है। एक कंपनी है जिसने एक हाउस प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स बनाया, क्या बनाया, और कॉम्प्लेक्स का ओनरशिप किसके पास है, कंपनी के पास ही है। तो कंपनी ने क्या किया, वहां पे सब फ्लैट्स अपने शेयर होल्डर्स को दिया। किसको दिया, तो जितने शेयर, मान लो 100 शेयर होल्डर्स है कंपनी के, सबको एक एक फ्लैट दिया। मैं क्या बोलेगा, मैं क्या बोलेगा, सर लीगली ओनर कौन है फ्लैट का, कंपनी। लेकिन आप उस फ्लैट के ओनर क्यों बन गए, क्योंकि आप उस कंपनी में क्या हो, शेयर होल्डर हो। इन दैट केस यू विल बी आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, will be also called as a what, deemed owner, will be called as a deemed owner। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है ना सर, प्रॉपर्टी लीज पे लेते हो, प्रॉपर्टी क्या होता है, पुराने जमाने में क्या होता था 100 ईयर्स, अभी नहीं होता, अभी मैक्सिमम मेरे ख्याल से कुछ 33 ईयर्स का रूल है, 30 क्या 33 ईयर्स का कुछ रूल है, ओके। नहीं वैसे नहीं, उन्होंने रूल सिंप्लीफाई करके थोड़ा कम कर दिया, ड्यूरेशन कॉम्प्लिकेशन ना हो उसके लिए। तो मान लो अगर मैंने एक प्रॉपर्टी 33 ईयर्स के लीज पे लिया, तो मैंने एक लैंड लिया, प्रॉपर्टी नहीं लिया, मैंने क्या लिया है, मैंने एक लैंड लिया लीज पे। मेरा एक दोस्त है, उसने लैंड लिया लीज पे 33 ईयर्स के, और उस जगह पे उसने एक बिल्डिंग बनाया। क्या बनाया उसने वहां पे, अब इनकम टैक्स वाला बोलता है इस बिल्डिंग से जो भी हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगा रेंट पे देने के बाद वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगा। मेरा दोस्त बोलता है मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हुई नहीं, ये प्रॉपर्टी मैंने बनाया, लेकिन प्रॉपर्टी मैंने बनाया लेकिन ये जमीन तो मेरे नाम पे ही नहीं, मैंने तो लीज पे लिया हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा डोंट ट्राई टू एक्ट ओवर स्मार्ट,
हमने एक प्रोविजन रखा है सेक्शन 27 में, कॉल्ड एज द डीम्ड ओनर। अगर आप कोई जगह लीज पे लेते हो और वहां पे कोई हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करवाते हो, या आप पूरा प्रॉपर्टी लीज पे लेते हो, तो आपको उसका क्या माना जाएगा? डीम्ड ओनर माना जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। और एक चीज है, ए पर्सन हैविंग राइट्स इन ए प्रॉपर्टी for a period of 12 years or more will be called as a deemed owner। कभी तुमने सोचा है, जब लोग अपना जगह भाड़े पे देते तो कितने महीने का देते? 11 महीने के लिए क्यों देते? 12 महीने के लिए क्यों देते? why do people give their premises on rent? premises जो रेंट पे देते हैं वो 11 मंथ्स क्यों देते? उससे ज्यादा टाइम के लिए क्यों नहीं देते लोग? क्योंकि अगर मैंने 11 महीने किसी को भाड़े पे दिया और 12 साल के लिए भी दिया तो कितना होगा? 12 साल पूरा नहीं होगा। कितना मंथ होगा? 144 मंथ्स नहीं होगा। कितना मंथ होगा? मैंने 12 महीना मेरा प्रॉपर्टी हर 11 महीना भाड़े पे दिया। एक साल प्रॉपर्टी खाली रखा है या मैंने दिखाया नहीं कि एक साल प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया हो? मतलब मैंने ऑन पेपर क्या दिखाया? प्रॉपर्टी 11 महीना भाड़े पे दिया है। तो मान लो मैंने प्रॉपर्टी दिया सुनील को, सुनील इज द टेनेंट। अगर मैं उसको हर साल 12 महीना का एग्रीमेंट करके प्रॉपर्टी लेट आउट करता हूं फॉर 12 इयर्स, एक बार तुमने प्रॉपर्टी लेट आउट किया तो टेनेंट का उस प्रॉपर्टी पे हक आ जाता है। क्या हो जाता है? उसको हक मिलता है उस प्रॉपर्टी में। और 12 साल के लिए उस प्रॉपर्टी में उसको हक मिल गया तो ही विल बी कॉल्ड एज द डीम्ड ओनर। उसको खाली करने के लिए तुमको ओनर को पैसा देना पड़ता है, टेनेंट को। क्योंकि टेनेंट को मिलता है उसका टेनेंसी राइट्स मिलता है। क्या मिलता है उसको? इसलिए लोग क्या करते हैं, जब अपना प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं ना तो 12 महीना देते ही नहीं, 11 महीना भाड़े पे देते हैं। और लीगली लोग क्या करता है, एक ही फैमिली को भाड़े पे देना दे तो ठीक है, पहले हस्बैंड के नाम पे 11 महीने का एग्रीमेंट बनाएंगे, फिर वाइफ के नाम पे एग्रीमेंट बनाएंगे 12 महीने 11 महीने का। ऐसा उन लोग ऑल्टरनेट करते रहते हैं। ऐसा करके वो क्या करना चाहते हैं, अपना प्रॉपर्टी सेफ रखना चाहते हैं कि भाई कल ये 12 साल तक यहाँ पे रहेगा और बाद में बोलेगा मैं इस प्रॉपर्टी का क्या है, ओनर है, और टेनेंटी जब मेरे को इसका टेनेंसी राइट्स मांगता है तो उसको खाली करने का अपने को उसको पैसा देना पड़ेगा। इन द ओनर अपनी उसको पैसे दे रहे हैं उल्टा। तो ऐसे केस में क्या होता है सर? ऐसे केस में अगर कोई बंदा 12 साल के लिए किसी प्रॉपर्टी में भाड़े पे रहता है और उसको उस प्रॉपर्टी का राइट्स मिल गया 12 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए, तो उस प्रॉपर्टी का वो क्या कहलाएगा? डीम्ड ओनर कहलाएगा। ओके, मान लो मेरे गांव में प्रॉपर्टी है, ओके, उस प्रॉपर्टी में मेरा चाचा रहता है, इतने समय हमने ध्यान ही नहीं दिया उसने प्रॉपर्टी का, आज 20 साल हो गए, तो 12 साल के ऊपर हो गया। नाउ माय चाचा कैन क्लेम की मेरा प्रॉपर्टी, लीगली वो क्लेम कर सकते हैं। ओके, he can claim that he is the owner of the property by saying that he is the deemed owner। क्या कहेगा? मैं क्या इस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर। ठीक है, तो ये अपना पहला चीज था हमने देखा। तो चार्जिंग सेक्शन 22, उसमें 2 पॉइंट्स हमने देखे। चार्जिंग सेक्शन 22 देखा और हमने कंसेप्ट देखा डीम्ड ओनर का सेक्शन 27 में देखा। ओके, तो एक क्विक रिकैप करते हैं सर, हमने क्या क्या देखा। हमने सबसे पहले देखा किसी भी प्रॉपर्टी को हाउस प्रॉपर्टी तभी बोला जाएगा जब वो मैन मेड स्ट्रक्चर होगा। कोई नेचुरल स्ट्रक्चर है तो वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा। सो मेरे पास खाली जमीन है, मैंने भाड़े पे दे दिया ऐसे ही, तो वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा। मेरे पास खाली जमीन है, वहां पर मैंने टेंट लगा दिया और ठंडी और बारिश में मैं क्या करता हूँ, वो टेंट भाड़े पे देता हूँ, तो उसका जो इनकम होगा वो क्या कहलाएगा? इधर वो मेरा हाउस प्रॉपर्टी इनकम कहलाएगा, नहीं तो वो मेरा बिजनेस इनकम कहलाएगा। ओके, अब ये भी पॉइंट ध्यान में देना है आपको कि सर अगर एसएससी का, आपने वो पॉइंट भी पढ़ा है, एसएससी अगर उस जमीन पे कुछ बिजनेस या प्रोफेशन कैरी आउट करता है तो उसका इनकम हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं कहलाएगा। ओके, तो अगर मैंने एक बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग में मैंने मल्टीपल रूम्स बनाया और उसको मैंने एक लॉज बना के वो रेंट पे दे दिया, तो वो मेरा बिजनेस इनकम कहलाएगा, वो मेरा हाउस प्रॉपर्टी इनकम, जबकि मुझे लॉज में भाड़ा ही मिल रहा है ना जगह का। ओके, फुल टाइम पूरा दिन का पूरा मंथ का एक साथ नहीं मिलता, लेकिन डेली बेस पे मिल रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या है सर? हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं, कौन सा इनकम है?
क्यों? क्योंकि सर ओनर वहां पे क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। ओनर होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, और प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन बाय द ओनर। ओके सर, मैंने किसी और को भाड़े पे दिया, वो वहां पे बिजनेस करे, वहां पे खड्डा खोदे, कुछ भी करे, अपने को उससे कुछ मतलब नहीं। जो भी भाड़ा मेरे को मिलेगा वो मेरा हाउस प्रॉपर्टी इनकम कहलाएगा। लेकिन मैं अपने प्रॉपर्टी पे अगर खुद का बिजनेस करके खुद को भाड़ा पे कर रहा हूँ, तो सर वो रेंट को मैं रेंट बोल ही नहीं सकता, इनकम बोल ही नहीं सकता, क्योंकि नो वन कैन मेक द पेमेंट टू सेल्फ। फिर हमने कंसेप्ट देखा डीम ओनर का। भाई लोगों को पता था अगर मैं प्रॉपर्टी का ओनर हूँ और मुझे इसका भाड़ा मिलता है तो मेरे हाथ में क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करके टैक्सेबल हो जाएगा। तो लोगों ने क्या किया, अपना हाउस प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे दिखाना शुरू किया। किसी और के नाम पे मतलब सर नॉन रिलेटिव को तो देंगे नहीं, वो टैक्सेबल हो जाएगा। नॉन रिलेटिव को देगा तो क्या हो जाएगा, उसके हाथ में वो लेगा भी नहीं सामने वाला। बोलेगा तू मेरे को 40 लाख का प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है जिसका स्टैम्प ड्यूटी 40 लाख है, 40 लाख में टैक्स मेरे को भरना पड़ेगा, मैं नहीं भरेगा। ओके तो वो क्या करते हैं, और रिस्क भी है, नॉन रिलेटिव को देगा, वो वापस नहीं दिया तो प्रॉपर्टी, इसके लोग क्या करते हैं इंटरनली अपने फैमिली में ही किसी रिलेटिव को क्या करते हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं। सर अगर किसी एसएससी ने ऐसा अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया तो भले लीगली प्रॉपर्टी उसके रिलेटिव को चला गया, उसके स्पाउस को या उसके बच्चों को चला गया जो मैरिड नहीं है, तो भी उस प्रॉपर्टी का डीम ओनर कौन माना जाएगा, वो एसएससी माना जाएगा जिसने ट्रांसफर किया। दूसरा बार हमने देखा था कि सर ओनर ऑफ इम्पार्टिएबल एसेट, इम्पार्टिएबल इस्टेट हमने देखा था क्या होता है। तो इम्पार्टिएबल इस्टेट में अगर मल्टीपल ओनर्स है, हर एक इंडिविजुअल को क्या माना जाएगा, डीम्ड ओनर माना जाएगा। ओके फिर हमने और एक पॉइंट किया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबर होता है वो उस सोसाइटी के फ्लैट का क्या कहलाएगा, डीम्ड ओनर कहलाएगा। लास्ट पॉइंट हमने देखेंगे अभी हम लोग, अभी लास्ट पॉइंट हम देखेंगे हम लोग, अगर ओके person allowed to take possession of any building or part thereof in part performance of a contract, he will be called as a demover। मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक बंदे को देखा था, उसका नाम ले लो मिस्टर ए। मिस्टर ए जो था एक नंबर का शराबी बंदा था। वो गोवा जाता है, वहां पे क्लब में जाता है, क्लब में जाके पैसा हारता है। ओके और टिपिकल अपना महाभारत जैसा वहां पे अपना घर गिरवी रखता है, और वो घर भी हार जाता है। घर का मार्केट वैल्यू एकदम टॉप लोकेशन पे लगभग 50 लाख था, आज से 8-10 साल पहले की बात हो। अब वो पब वाले जो क्लब वाले बंदे हैं वो तो पहुंचे हुए लोग रहेंगे, वो उस बंदे को लेके आ जाते हैं महाराष्ट्र में, जहाँ पे प्रॉपर्टी लोलर से प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन कल्याण। वहाँ पे लोकेटेड है, कल्याण में लोकेटेड है, खड़कपाड़ा का टॉप लोकेशन पर है। वहां पर वो आते हैं, उसकी फैमिली को बोलते हैं प्रॉपर्टी खाली करो। वो वाइफ बोलती मैं प्रॉपर्टी खाली नहीं करूंगी, ये तो मैंने खरीदा है। और लिटरली वाइफ ने प्रॉपर्टी खरीदा अपने पैसों से, लेकिन पति वो प्रॉपर्टी जुए में हार जाता है। इस केस में, इस केस में वो क्लब वाले उस प्रॉपर्टी को लीगली अपने पास ट्रांसफर जब करेंगे तब करेंगे, तब तक वो उसके क्या कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया है सर, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट में, वेदर लीगल और इलीगल इट डजंट मैटर, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने क्या किया, उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप ले लिया। दे विल बी कॉल्ड एज द डीम्ड ओनर। उस प्रॉपर्टी से होने वाला जो भी इनकम है, जो भी इनकम है वो क्या कहलाएगा सर, हाउस प्रॉपर्टी इनकम किसके हाथ में कहलाएगा, उस क्लब ओनर के हाथ में कहलाएगा। इज दैट क्लियर? पक्का? बस अब तो हमने बात कर लिया हु इज ए ओनर, हु इज ए डीम्ड ओनर, एंड व्हाट इज ए हाउस प्रॉपर्टी, एंड व्हाट इनकम इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट सवाल पैदा होता है सर कि हाउ विल यू टैक्स इनकम ऑन हाउस प्रॉपर्टी। भैया देखो, इनकम टैक्स एक्ट ने बहुत दिमाग लगाया है यहाँ पे। ओके अभी मेरा हाउस प्रॉपर्टी है, मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी है, मैं उसको लेट आउट करेगा, भाड़े पे देगा,
अब मैं भाड़ा कैश में लेता हूँ, संदर्भ भी कैश में देता है, कोई इंडिया में तो कैश में देते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिका में नहीं चलता ऐसा। मैं कैश में लेता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मैंने प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया ही नहीं, तो मेरा कोई इनकम हुआ ही नहीं। इनकम हाउस प्रॉपर्टी में कितना दिखाऊंगा, जीरो। मैंने मेरा प्रॉपर्टी भाड़े पे देना था लेकिन दिया ही नहीं भाड़े पे, प्रॉपर्टी को लॉक लगा के रखा, ऐसा बोलेगा मैं। तुम बोलेगा सर ऐसे इनकम टैक्स ऑफिसर के देख के जाएगा तो, अरे इंडिया इज सच ए वास्ट कंट्री। हाँ, धारावी के कौन से कोने में आएगा वो देखने, मेरा कहाँ पे झोपड़ा है, किधर ढूंढते बैठेगा वो मेरा प्रॉपर्टी कहाँ पर है, उसको कहाँ से डिटेल्स मिलेगा इतना सब। ओके, तो इट इज टेक्निकली वेरी डिफिकल्ट टू कीप ए चेक ऑन द प्रॉपर्टी कि भाई कौन सा प्रॉपर्टी एसएससी का कहाँ पर है। उतना मैन पावर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास नहीं है। उन लोग क्या बोलते हैं, उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या क्या दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि तुम प्रॉपर्टी भाड़े पे दो या मत दो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इनकम को कितना पैसा मिला उसके बेस पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम तुम्हारे हाउस प्रॉपर्टी का इनकम किसके बेस पे कैलकुलेट करेंगे, उसका अर्निंग कैपेसिटी के बेस पे कैलकुलेट करेंगे। इसके बेस पे will calculate the income from house property on the basis of earning capacity of the property. And so they came with a concept of notional rent called as gross annual value, जिसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा GAV। क्या बोलूंगा उसको मैं शॉर्ट में? So they came with this concept of something called as gross annual value। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है सर। यहाँ पे कुछ स्टेप्स है। स्टेप 1, हम लोग कंपेयर करेगा फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, दोनों में से विच एवर इज मोर लेगा। इस आंसरिंग स्टेप 1 हो गया। क्या हो गया तुम्हारा आंसरिंग स्टेप? इसको अपन बोलेगा लेट अस से एक्सपेक्टेड रेंट। फर्स्ट स्टेप का आंसर को अपन क्या बोलेगा? क्या बोलेगा उसको अपन? स्टेप 2 में अपन क्या करेगा? विल कंपेयर एक्सपेक्टेड रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज लोअर लिमिट। और स्टेप 2 का जो आंसर होगा बेटा उसको हम बोलेंगे रीजनेबल लेटेबल वैल्यू। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? RLV। उसको हम बोलेंगे रीजनेबल लेटेबल वैल्यू। रीजनेबल लेटेबल वैल्यू, ये स्टेप 2। स्टेप 3 में हम लोग कंपेयर करेंगे RLV एंड एक्चुअल रेंट, दोनों में से विच एवर इज हायर। और ये स्टेप 3 का आंसर होगा वो कहलाएगा अपना, हमने क्या किया सर? फर्स्ट स्टेप में हमने कंपेयर किया फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज मोर, उसको हमने नाम दिया एक्सपेक्टेड रेंट। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया सर? एक्सपेक्टेड रेंट को और स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर किया, दोनों में से विच एवर इज लेस लिया, उसको हमने कहा रीजनेबल लेटेबल वैल्यू RLV। और थर्ड स्टेप में हमने क्या किया? उस RLV को कंपेयर किया किसके साथ? एक्चुअल रेंट के साथ, और दोनों में से विच एवर इज क्या लिया? हायर लिया। सर पहले तो आपने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज फेयर रेंट, आपने ये नहीं एक्सप्लेन किया व्हाट इज म्युनिसिपल वैल्यू, आपने ये नहीं डिस्कस किया व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट, यू हैव नॉट डिस्कस व्हाट इज एक्चुअल रेंट। हाँ बेटा अभी हम उसी पे आ रहे हैं। पहला तो हमने स्टेप डिस्कस कर लिया। पहला स्टेप में फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज, सेकेंड स्टेप में एक्सपेक्टेड रेंट फर्स्ट स्टेप का, और सेकेंड स्टेप का स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज। सर अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया तो, सर अगर स्टैंडर्ड रेट नहीं दिया तो सर सेकंड स्टेप अप्लाई करने का ही नहीं। इफ
standard rent is not given, answer in first step is your RLV. फर्स्ट स्टेप का जो आंसर है एक्सपेक्टेड रेंट, उसी को अपन क्या बोलेंगे, रीजनेबल लेटेबल वैल्यू बोलते हैं। बात खत्म, समझ में आया? तो ऐसा मत सोचना कि स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया मतलब जीरो है। कभी कभी क्वेश्चन में एक्चुअल रेंट भी नहीं दिया तब भी उसको जीरो नहीं लेने का। कि इसका लॉजिक में बताऊंगा क्या है, तो लॉजिक में बताऊंगा क्या है। अभी इसका मतलब क्या पता है क्या, इसका मतलब ये कि भाई तुमने अगर प्रॉपर्टी भाड़े पे नहीं दिया ना, तो भी उस प्रॉपर्टी से कितना तुम कमा सकते थे वो टैक्सेबल हो जाएगा। हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ एक्चुअल, फिर हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। व्हाट इज फेयर रेंट? रेंट एक्सपेक्टेड फ्रॉम सिमिलर प्रॉपर्टी इन सिमिलर एरिया और सिमिलर लोकेलिटी। से मेरा प्रॉपर्टी है ना ऐसा जगह पे है ना जहाँ पे स्टेशन नजदीक है, वहां से बस स्टॉप भी नजदीक है, स्कूल कॉलेज भी नजदीक है और मार्केट भी नजदीक है। तो सर मैं बोलेगा उस प्रॉपर्टी का रेंट अच्छा खासा मिलना चाहिए। तो किसी भी प्रॉपर्टी का जो रेंट होता है वो उसके आजू बाजू के एरिया पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा शॉप जो है वो अगर किसी रेजिडेंशियल एरिया में होगा जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्दी नहीं है तो उसका रेंट ज्यादा नहीं मिलेगा। तो फेयर रेंट मतलब क्या, आपका जो प्रॉपर्टी है वैसा ही दूसरा प्रॉपर्टी उस एरिया में जहाँ पर आपका प्रॉपर्टी लोकेटेड है उसका कितना रेंट मिलता होगा, दैट इज कॉल्ड एज द फेयर रेंट। दैट इज कॉल्ड एज द, ठीक है, ओके। अच्छा सर व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट? कल कहीं कहीं पे क्या हो गया मालूम है क्या, कहीं कहीं पे क्या हो गया, जैसे कुछ सिटीज है, जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, यहाँ पे ना रेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बेहिसाब रेंट हो गया। वहाँ पे रेंट क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। पुणे में जाएगा वहां पे बड़े बड़े क्लासेस है, सीए के लिए, एमपीएससी के लिए, आईपीएस के लिए, आईएएस के लिए। दिल्ली में जाएगा, कोटा में जाएगा, यहाँ पे रेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए, हद से ज्यादा रेंट बढ़ गए। तो वहां पे अगर इतना ज्यादा रेंट टैक्सेबल करेगा तो एसएससी को बहुत नुकसान होगा। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाया कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। दे बॉट इनटू कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट। भाई इससे ज्यादा तुम रेंट नहीं ले सकते जितना इसमें लिखा है। स्टैंडर्ड रेंट जितना लिखा है उससे ज्यादा आप रेंट ले नहीं सकते, उससे ज्यादा रेंट आप ले नहीं सकते। that is what is called as a standard rent। ये सब सिटीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये उन्हीं सिटीज के लिए एप्लीकेबल है जो बहुत ज्यादा डेवलप हो गए और जहां का रेंट बेहिसाब बढ़ गया। ठीक है। अच्छा सर म्युनिसिपल वैल्यू, अरे ये तो बहुत सिंपल है सर, आपको पता होगा किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाओगे, कैंटोनमेंट बोर्ड में जाओगे, किसी भी ग्राम पंचायत में, तो आपके प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ टैक्स आता है, प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं उसको। आप म्युनिसिपल टैक्स का दूसरा नाम प्रॉपर्टी टैक्स है, कंफ्यूज नहीं होगा। वो प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है ना, सर दैट डिपेंड्स अपॉन द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर आपका नया नया प्रॉपर्टी तो उसका म्युनिसिपल वैल्यू बहुत ज्यादा आएगा और आपको टैक्स भी क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा भरना पड़ेगा। टैक्स भी क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा भरना पड़ेगा। इसलिए इसलिए पीपल प्रेफर टू बाय द ओल्ड प्रॉपर्टी और सेकंड हैंड प्रॉपर्टी ताकि वहां पर टैक्स कम लगे। सर म्युनिसिपल वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी as per the local municipal corporation of that particular locality where the property is located। ठीक है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है तुम्हारा एक्चुअल रेंट। व्हाट इज एक्चुअल रेंट? एक्चुअल रेंट एक तो हो सकता है अगर भाड़े पे दिया और भाड़ा मिल रहा है तो एक्चुअल रेंट विल बी रेंट रिसीव्ड। व्हाट इज रेंट रिसीव्ड? मतलब मैंने 12 महीना भाड़े पे दिया, 12 महीने का जो भाड़ा मुझे मिलना चाहिए उसमें से माइनस करेगा अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट मतलब क्या, वो रेंट जो मिला ही नहीं। ओके, उसका कुछ कंडीशंस है वो बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम बात करेंगे कि सर व्हाट इज एक्चुअल रेंट। तो सर एक्चुअल रेंट का मतलब है
कि कितना रेंट मुझे मिला। एक इसका ये मीनिंग हो सकता है कि एक्चुअल रेंट मतलब क्या, द रेंट दैट इज रिसीव्ड फॉर द प्रॉपर्टी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय रेंट रिसीव्ड? सर आई लेट आउट माय प्रॉपर्टी फॉर 20,000 पर मंथ फॉर 12 मंथ्स, बट कोविड के टाइम पे टेनर ने मुझे 4 महीने का भाड़ा नहीं दिया, तो 4 into 20,000 मुझे 80,000 भाड़ा नहीं मिला। आउट ऑफ 2,40,000 आई रिसीव्ड ओनली 1,60,000। तो 2,40,000 इज व्हाट रेंट रिसीवेबल। 12 महीने का भाड़ा कितना मिलना चाहिए था? 2,40,000 मिलना चाहिए था, लेकिन 4 महीने का भाड़ा नहीं मिला, वो अनरियलाइज रेंट कहलाएगा। तो मुझे रेंट मिला कितना, से क्या बोलेंगे अपन, एक्चुअल रेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको अपन, एक्चुअल रेंट बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, तो और एक पॉइंट है, कभी कभी अगर हमने भाड़े पे नहीं दिया, अगर हमने भाड़े पे नहीं दिया, तो एक्चुअल रेंट विल बी इक्वल टू रेंट रिसीवेबल। इसका मतलब समझ लो क्या है। मान लो मिस्टर जेड है, इसका 2 प्रॉपर्टी है, मुंबई में है और एक पुणे में है, ओके, और एक चेन्नई में है। एक भी प्रॉपर्टी इसने भाड़े पे नहीं दिया हुआ, एक भी प्रॉपर्टी इसको भाड़े पे उसने नहीं दिया हुआ, भाड़े पे दिया नहीं उसने प्रॉपर्टी, ओके, उसने प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया ही नहीं है। तब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि भाई तुम एक टाइम पे मैक्सिमम 2 घर को सेल्फ ऑक्युपाइड ले सकता है। क्या ले सकता है, मतलब तुम दिखा सकते हो कि 2 प्रॉपर्टी में तुम खुद रहते हो। क्या दिखा सकते हो, 2 प्रॉपर्टी तुम खुद रहते हो। कोई भी 2 प्रॉपर्टी आप डिसाइड करो कौन सा आपको दिखाने का रहता है, आप टेक्निकली तीनों में रहते हो, ओके। मैं मुंबई में आता हूँ ठंडी के मौसम में, मैं पुणे में जाता हूँ बारिश के मौसम में रहने को, और गर्मी में मैं चला जाता हूँ चेन्नई में रहने के लिए गाँव में 2 महीने के लिए। यहाँ पर मैं साल के 2 महीना रहता हूँ, यहाँ पे मैं साल के 4 महीने रहता हूँ, यहाँ पर मैं साल के 4 महीने रहता हूँ, बाकी 2 महीना मैं आजू बाजू घूमते रहता हूँ बाहर बिजनेस ट्रिप्स के लिए। तो टेक्निकली मेरा तीनों प्रॉपर्टीज क्या है सर, सेल्फ ऑक्युपाइड। मतलब मैं नहीं तो मेरे घर वाले वहां पे रहते हैं, इधर मैं, मेरा फैमिली, मेरे मम्मी डैडी, मेरे भाई बहन, मेरे कोई भी घर वाले रहते हैं वहां पे। हुआ क्या सर, इनकम टैक्स में बोलता है कि भाई रोटी कपड़ा मकान में एक घर बस हो गया तुमको, रोटी कपड़ा मकान में घर पे सर पे एक छत बस हो गया। चलो एक नहीं, तुमने आजकल आदमी बहुत मॉडर्नाइज हो गया है, बोलता नहीं मेरे को एक नहीं, मेरे को 2 घर चाहिए, एक यहाँ पे एक गांव में चाहिए। ठीक है, तुम्हारा 2 घर तुम क्या ले लो, सेल्फ ऑक्युपाइड ले लो, लेकिन हम तीसरे घर को सेल्फ ऑक्युपाइड ट्रीट नहीं करेंगे, भले वो सेल्फ ऑक्युपाइड है। हम बोलेंगे वो घर क्या है, तुमने क्या माना जाएगा उसको, तुमने भाड़े पे दिया है क्या इसको, और हम मानेंगे वो क्या है, तुमने भाड़े पे दिया है, उसको माना जाएगा डीम्ड टू बी लेट आउट। क्या मानेंगे उसको अपन, हम बोलेंगे भले तुमने तीनों प्रॉपर्टीज तुम्हारा सेल्फ ऑक्युपाइड रखा है, तब भी हम तुम्हारा तीसरा प्रॉपर्टी क्या मानेंगे कि लेट आउट मानेंगे। उसको क्या मानेंगे हम लोग, लेट आउट मानेंगे। और उसका जो इनकम होगा ना, वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगा। तुम बोलेगे भाड़े पे तो दिया ही नहीं, हाँ एज पर इनकम टैक्स, ओके। तुम बोलेगे उसको भाड़े पे दिया ही नहीं है, मत देना तो भाड़े पे। एक्चुअल रेंट मिल रहा है क्या कुछ, एक्चुअल रेंट मिल रहा है क्या कुछ, तो स्टेप 3 अप्लाई मत कर। यहाँ पे एक्चुअल रेंट कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, क्योंकि भाड़े पे दिया नहीं। नॉट टू अप्लाई स्टेप 3, स्टेप 1 अप्लाई कर, स्टेप 2 अप्लाई कर। स्टेप 2 में जो आगे मिलेगा उसी को तू क्या ले, तेरा जीए भी ले ले, बात खत्म। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे केस में आपको काम में आएगा रेंट रिसीव्ड काम है। अच्छा, वहां पे एक पॉसिबिलिटी ऐसा भी है कि अगर मैं उस प्रॉपर्टी को भाड़े पे देता था, तो उसका भाड़ा कितना मिलता था 12 महीने का, उसका 12 महीने का भाड़ा कितना मिलता था, उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्चुअल रेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको अपन, एक्चुअल रेंट बोल सकते हैं। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ एक्चुअल, ओके। तो बस 3 स्टेप्स है सर, 3 स्टेप्स है। चलो इसके बेस पर अपन मुझे एग्जांपल्स देखते हैं। मैं मल्टीपल केसेस करेगा यहाँ पे। ये मेरा पहला है म्युनिसिपल वैल्यू, दूसरा मैं लेता हूँ फेयर रेंट, तीसरा मैं लेता हूँ स्टैंडर्ड रेंट, चौथा मैं लेता हूँ एक्चुअल रेंट। कि ये केस 1 है मेरा, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3,
हाउस 4, हाउस 5, हाउस 6, हाउस 7, हाउस 8, हाउस 9, 10 केसेस करते हैं आराम से। 10 केसेस करेंगे। मैं बुक्स का केस नहीं कर रहा हूँ, नोट्स का केस नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मैं रैंडमली ले रहा हूँ। मान लो मेरा म्युनिसिपल वैल्यू 120 है, फेयर रेंट 100 है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 150। ओके, दूसरा एग्जांपल में उल्टा करते हैं। यहाँ पर 100, यहाँ पे 120, यहाँ पे नथिंग, यहाँ पे भी 110। थर्ड केस में 100, 120, 90, 110। फोर्थ केस में 100, 120, 110 और 140। फिफ्थ केस में 200, 250, 225, 230। सेम केस फिर से लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ मैं 270। सेम केस फिर से लेता हूँ, पर इतना केस कर लेते चलो। फर्स्ट केस, स्टेप 1, बोल स्टेप 1, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से क्या करेगा, कितना आएगा। स्टेप 2 अप्लाई करेगा क्या, स्टैंडर्ड दिया है क्या तुझे, तो स्टेप 1 का आंसर तेरा स्टेप 2 में आएगा, मतलब यही 120 आएगा, वो आरएल भी हो जाएगा तेरा। तो ये तेरा क्या हो गया, ये हो गया एक्सपेक्टेड रेंट हो गया, ये क्या हो गया तेरा आरएल भी, और ये तेरा क्या हो जाएगा जीएवी। स्टेप 3 में क्या करेगा, स्टेप 2 का आंसर 120 और 150 कितना आएगा यहाँ पे। ओके, सेकंड समरी 100 और 120, स्टेप 2 नॉट एप्लीकेबल, फिर से कितना लिखूं, यहाँ पे 120 और एक्चुअल रेंट 110 में कितना लिखूं। थर्ड स्टेप, थर्ड केस 100 और 120, स्टेप 2 में 120 और 90, which is लेस लेंगे 90, और थर्ड स्टेप में 90 और 110। फोर्थ केस 100 और 120, 120 और 110, 110 और 140। ये वाला केस 200 और 250, 250 और 225, 225 और 230। लास्ट केस 200 और 250, 250 और 225, 225 और 270। आप एक चीज ध्यान देना, ये वाला केस या ये वाला केस, इनमें तुम्हारा जो एक्चुअल रेंट है ना बेटा, आप चेक करो ना सर, इन सब में एक्चुअल रेंट ही सूझ जाता है 150। यहाँ पर भी देखो एक्चुअल रेंट ही सूझ जाता है, यहाँ पे देखो एक्चुअल रेंट ही सबसे ज्यादा है। तो जहां पे है ना सर एक्चुअल रेंट ही सबसे ज्यादा होगा ना, वहां पे ये सब स्टेप लगाने का जरूरत ही नहीं, सीधा एक्चुअल रेंट ही तेरा क्या होने वाला है। यहाँ पे नहीं बोल सकता तो ऐसा, यहाँ पे तेरा हाईएस्ट कौन है, एक्चुअल रेंट हाईएस्ट है क्या तेरा, यहाँ पे तेरा एक्चुअल रेंट हाईएस्ट है क्या, नहीं है, यहाँ पे तेरा एक्चुअल रेंट हाईएस्ट नहीं है, यहाँ पे अपन नहीं बोल सकते। यहाँ पे अगर 250 होता था तो सीधा 250 लिख के बात खत्म करता था, बट ऐसा नहीं है फिलहाल। समझ में आया, पक्का डाउट है कुछ। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि आप सबसे पहले निकालो जीएवी। सो व्हाट विल, हाउ विल यू डिफाइन ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज नथिंग बट द expected earning capacity or income generating capacity of the house property। एक्चुअल में मिला क्या नहीं मिला, इनकम टैक्स डिपेंड, उससे कोई लेना देना नहीं है। कि जैसे ये वाला एग्जांपल में, ये वाला एग्जांपल में यहाँ पे हाउस नंबर 2 में तुम्हारा जीएवी कितना आया लास्ट, तुमको एक्चुअल में 120 मिला क्या, एक्चुअल रेंट कितना मिल रहा तुमको सिर्फ,
बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा तुमने रेंट कम रखा, उसमें हमारा कोई गलती नहीं है, तुमने रेंट कम रखा, इसमें हमारा कोई गलती नहीं है, हम तुम्हारा प्रॉपर्टी का इनकम कितना जनरेट कर सकते हैं हमको अच्छे से मालूम है, तुम्हारा प्रॉपर्टी का रेंट अर्निंग कैपेसिटी 120 है, तुम कम ले रहे हो, तुम्हारा गलती है, हम 120 टैक्सेबल करेंगे. That's why they came with this concept of what? Concept of what? Okay. अब सबसे पहले आपने क्या निकाला सर? ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाला. टेक्निकली क्या होता है ना, प्रोफेसर जब चैप्टर पढ़ाते हैं ना कोई भी, हम लोग है ना डायरेक्ट फॉर्मेट देते हैं पहले, तो मैंने फॉर्मेट डिस्कस ही नहीं किया, अपन खाली अभी डिस्कस कर रहे हैं, लाइन वाइज एक एक पॉइंट पॉइंट आते जाएगा, अपन उसको डिस्कस करते जाएंगे. सर ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक बार हमने निकाल लिया, एक बार हमने ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23 निकाल लिया, तो इसमें से आपको लेस करना है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड एंड borne by the owner. सर कौन सा टैक्सेस? सर हर एक सिटी में कोई ना कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, महानगर पालिका होता है. ओके सर, उस केस में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने सिटी का देखभाल करने के लिए सब प्रॉपर्टी ओनर से क्या लेता है, कुछ टैक्स के नाम पे कुछ पैसा लेता है, जिसे कहा जाता है म्युनिसिपल टैक्स. क्या बोलते हैं इसको? सर ये म्युनिसिपल टैक्स आप किसको पे करते हो? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को या उस एरिया के लोकल अथॉरिटी को, जो वहां का पूरा कामकाज संभालता है, उस गांव, उस सिटी, उस कस्बे का कामकाज संभालता है. सर मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को जो स्टैंप ड्यूटी पे किया, स्टेट गवर्नमेंट को, क्या वो म्युनिसिपल टैक्स है? नहीं. सर मैंने इनकम टैक्स पे किया कैपिटल गेन्स पे, हाउस प्रॉपर्टी बेचने पे या खरीदने पे, सर उसका जो इनकम है, क्या वो इनकम मेरा, क्या वो टैक्स मेरा प्रॉपर्टी टैक्स कहलाएगा क्या? नहीं. सर म्युनिसिपल टैक्स इज शुड बी द टैक्स दैट इज पेड बाय whom? बाय द ओनर टू whom? टू द एसएससी, सो टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. अब रूल कैसा मालूम है क्या? आपको म्युनिसिपल टैक्स तभी माइनस करना है when it is paid or borne by the owner, paid or borne by the, ठीक है, ठीक है, ओके, paid or borne by the owner. So what do you mean by paid and borne by the owner? मान लो A is the owner who has let out the property to B. A ने प्रॉपर्टी किसको लेट आउट किया? B को. ठीक है. अब A paid the municipal tax, इसको प्रॉपर्टी टैक्स ही बोलते हैं कहीं पे, also called as the property tax, ₹25,000. लेस करने का या नहीं करने का? डिडक्टिबल है क्या? नहीं है? है. इसका जब से गया पैसा? We paid the municipal tax as per agreement. जब भाड़े पे दिया था ना, तभी बी को बोल दिया था, भाई ये देखो भाड़े पे दे रहा हूँ, तेरे से भाड़ा कम ले रहा हूँ, बट इसका म्युनिसिपल टैक्स कौन भरेगा? तू ही भरेगा. यहाँ पे किसने टैक्स भरा? ओनर ने भरा क्या टेनेंट ने भरा? माइनस करने का क्या? नहीं कर, डिडक्टिबल नहीं है. बॉन्ड का मतलब बताता हूँ क्या होता है. बी पेड द म्युनिसिपल टैक्स एंड लेटर A reimbursed to B. So टैक्स किसने भरा? म्युनिसिपल टैक्स टेनेंट ने भरा. लेकिन टेनेंट ने भरने के बाद क्यों भरा टेनेंट ने? क्योंकि जो लैंडलॉर्ड था वो यहाँ पे लोकेटेड नहीं था, वो आउट ऑफ इंडिया था. जैसे वो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में आ गया, उसने टेनेंट को उसका पैसा वापस दे दिया, उसने टेनेंट को उसका पैसा वापस दे दिया. इस केस में तुम क्या बोलेगा? किसका जेब से पैसा गया अल्टीमेटली? It was paid by whom? Tenant. It was paid by whom? But किसका जेब से फाइनली पैसा किसका जेब से गया? That is called as borne by the owner. क्या बोलते हैं इसको? Okay, so this will be also
ओके, ये पॉइंट को लेके कुछ बुक्स में अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है कि इसको लेस करना है क्या नहीं करना है। टेक्निकली रियल लाइफ में कोई भी लैंडलॉर्ड बोलेगा नहीं कि मेरे टेनेंट ने भरा टैक्स भरा है। बड़े टेनेंट ने भरा होगा, वो दिखाएगा मैंने ही भरा है कैश में। ओके, ठीक है। अच्छा, सिर्फ म्युनिसिपल टैक्सेस लेस कर सकते हो। इसमें और एक कंडीशन ये है कि सच टैक्स शुड बी पेड, सच टैक्स शुड बी पेड बिफोर ईयर एंड, मतलब 31 मार्च के पहले पे करो। उस साल का 31 मार्च के पहले पे करो, ठीक है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का खत्म होने के पहले वो टैक्स पे करो। और तीसरा कंडीशन है ऑन ऑल टैक्स इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ टैक्स आर ऑल्सो अलाउड। मतलब सर, इसका मतलब सर म्युनिसिपल टैक्सेस जो था ना, वो मैंने पिछले 4 साल से भरा ही नहीं था। 5वें साल में मैंने 5वें साल का और उसके पहले के 4 साल का एक साथ भर दिया। तो क्या मैं सिर्फ एक ही साल का माइनस करेगा या 5वें साल का माइनस करेगा? सिर्फ 5वें साल का माइनस कर, क्यों? पहले 4 साल में पे किया था क्या म्युनिसिपल टैक्सेस? पे नहीं किया था, तो 4 साल में माइनस किया था क्या जीएवी में से? और अभी एक साथ पे किया तो अभी एक साथ माइनस करो। अभी एक साथ पे किया तो क्या करो? एक साथ माइनस करो, बराबर। सर मुझे ना एक डाउट है, सर मुझे ना एक डाउट है, अगर मैंने हाउस प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल टैक्स एडवांस में भर दिया तो? इफ प्रॉपर्टी टैक्स इज पेड इन एडवांस, मतलब मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा है अपना? ये अपना प्रीवियस ईयर। मैं प्रीवियस ईयर में 2021-22 प्लस 2022-23 ऐसा 2 साल का टैक्स पे कर रहा हूं। मेरा सवाल है, जब मैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेगा तो सिर्फ 21-22 का माइनस होगा कि 21-22 प्लस 22-23 दोनों साल का माइनस होगा? दैट्स माय क्वेश्चन, दैट्स माय क्वेश्चन। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? बोलो, क्या बोलते हो? दोनों साल का माइनस होगा? माइनस होगा, पूरा माइनस होगा। एडीएस का भी माइनस होगा, एडवांस का जो पे किया वो भी माइनस हो जाएगा। सर मैंने इंडिया के बाहर मेरा हाउस प्रॉपर्टी है, मैंने इंडिया के बाहर म्युनिसिपल टैक्स पे किया। इंडिया के बाहर भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सकता है सर, वहां पर मैंने हाउस टैक्स पे किया। इज इट अलाउड? यस। अरे भाई सिंपल सा लॉजिक है, तुम मेरा इंडिया के बाहर का प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी इनकम इंडिया में टैक्सेबल कर रहा है क्योंकि मैं रेसिडेंट है। तो मेरा एक सर, मेरा ना एक चाइना में प्रॉपर्टी है, हमने वो भाड़े पे देके रखा है। उसका जो भाड़ा मिलता है वो हम इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट करके रुपीज में कन्वर्ट करते हैं और इंडिया में उसको टैक्सेबल करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर तुम वहां का इनकम ले सकते हो तो वहां का एक्सपेंसिव भी तुमको लेना पड़ेगा। अगेन सेम कंडीशन, 31 मार्च के पहले पेमेंट कर दो। पेमेंट कौन करना चाहिए? ओनर करना चाहिए या ओनर के तरफ से जाना चाहिए? ओके। अच्छा सर, अभी ना तुमने अगर ये जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स लेस किया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो आंसर जो आएगा उसको बोला जाएगा एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। क्या बोलेंगे उसको अपन? नेट एनुअल वैल्यू। सो व्हाट इज एनएवी, व्हाट इज नेट एनुअल वैल्यू? सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से जब हम लोग म्युनिसिपल टैक्सेस लेस करते हैं तो नेट एनुअल वैल्यू मिलता है सर। सर क्या लेस करते हैं सर? म्युनिसिपल टैक्सेस। सर इस म्युनिसिपल टैक्सेस का और 2-3 नाम है।
कभी कभी क्वेश्चन में इसको बोला जाएगा वाटर टैक्स, क्या बोलेंगे इसको? जितना भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको लाइन मिला है पानी का कनेक्शन का, उसका टैक्स बताओ, म्यूनिसिपल टैक्स ही है। कभी कभी उसको कहा जाता है सीवेज टैक्स। अरे तुम्हारे घर का जो कचरा है, तुम्हारे घर का जो लाइन है गटर में जो जाता है, उसके लिए तुमने टैक्स लिया तुमसे, तो वो सीवेज टैक्स भी क्या है तुम्हारा? म्यूनिसिपल। कंफ्यूज करने के लिए देगा, वर्डिंग चेंज कर रहे, कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने क्या किया, वर्डिंग चेंज कर दिया। सर सीवेज टैक्स बोलो, वाटर टैक्स बोलो, प्रॉपर्टी टैक्स बोलो, म्यूनिसिपल टैक्स बोलो, हर टैक्स आप किसको पे कर रहे हो? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को। तो हाँ, इतना ध्यान में रखो, एनी टैक्स पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट ए म्यूनिसिपल टैक्स। अरे नाम वो स्टेट टैक्स हो जाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स हो जाएगा, वो म्यूनिसिपल टैक्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, ओके। तो हमने जीओ में से क्या माइनस किया? म्यूनिसिपल टैक्स। हमको क्या मिला सर? क्या मिला हमको? नेट एनुअल वैल्यू मिला। सर इस नेट एनुअल वैल्यू में से कुछ और चीजें माइनस होंगी क्या? पहले ना 1999 के पहले कुछ अजीबोगरीब रूल थे, क्या थे? देखो आज मैं प्रॉपर्टी रेंट पे देता हूँ, आज मैं प्रॉपर्टी रेंट पे देता हूँ, आप मुझे बताओ प्रॉपर्टी भाड़े पे देगा तो कुछ खर्चा नहीं होता है क्या? होता है ना सर खर्चा। हाँ, फिर पानी का लाइन चोकअप हो गया, बाथरूम का लाइन चोकअप हो गया, वो क्लीन करना है, हाँ, कलरिंग करना है, प्लास्टर गिरा उसको रिपेयर करना है, छोटा मोटा रिपेयर का खर्चा होता है। खर्चे तो होते हैं सर, कलेक्शन के पीछे भागना पड़ता है, रोज भागो टेनेंट के पीछे, पैसा दे पैसा दे पैसा दे, उसके पीछे पड़ना पड़ता है सर। सर ऐसे में, सर ऐसे में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड कौन सा खर्चा देना है, कौन सा खर्चा। तो पहले ना रूल बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, 1/9 ऑफ समथिंग समथिंग बहुत करते थे। लोग क्या करेगा, लोग दिखाएगा हमने खर्चे किए, लोग दिखाएगा हर महीना दिखाएगा हमने ये टाइप किया, टैक्स रिपेयर किया, वो लोग बोलेंगे पानी का कनेक्शन नल खराब हो गया था, उसको चेंज किया। they will claim some expenses every month and they will try to reduce their house property income. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला ये मगजमारी हमको नहीं मिलता, तुम मल्टीपल खर्चा दिखाएगा, फेक खर्चा दिखाएगा, हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि एक काम करो, हम आपको सिंपल सिंपल ऑप्शन देते हैं, लेट्स मेक लाइफ सिंपल एंड इजी। उसने कहा ये तुम्हारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आप क्या लेस करो? म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस कर दो। क्या लेस करो उसमें से आप? म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस कर दिया, हाँ सर कर दिया बिल्कुल। तो अपने को क्या मिलेगा? नेट एनुअल वैल्यू मिलेगा। अब सर इस नेट एनुअल वैल्यू में से है ना दो चीजें माइनस होंगी, उसको कहा जाएगा, क्योंकि माइनस हो रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे? एक तुम्हारा सेक्शन 24A में, एक आएगा तुम्हारे सेक्शन 24A में आएगा समथिंग कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या लेस होगा यहाँ पे? स्टैंडर्ड डिडक्शन। सर ये वर्ड हम लोग को और एक जगह देखने मिलेगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में जब आएगा तब। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा मान लो ग्रॉस एनुअल तुम्हारा साल का आता है 5 लाख रुपए, कितना है साल का ग्रॉस एनुअल वैल्यू? उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स तुमने लेस किया 15,000 रुपए, 15,000 रुपए तुमने क्या किया? म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस किया, तो तुम्हारा एनएवी कितना आएगा? 4 लाख। हम बोलेंगे भाई तुमने जो भी खर्चा किया हमको उससे कोई मतलब ही नहीं। इनकम टैक्स बोलेगा तुमने जो भी खर्चा किया, तुमने नहीं भी किया, तुमने किया नहीं किया, हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है। तुमने ज्यादा किया कम किया, हमको उससे भी कुछ मतलब नहीं। हम सीधा तुमको इसका एनएवी का 30% माइनस करने पड़ेगा। हम कहेंगे कि भाई तुम्हारा जितना इनकम एनएवी था उसका 30% तुम्हारा खर्चा हुआ, ऐसा हम दिखाएंगे। मैक्सिमम आप इतना खर्चा दिखा सकते हैं, तुम्हारा खर्चा कम रहेगा तो भी इतना दिखाओ, फ्लैट डिडक्शन दे दिया। हाँ फ्लैट, तो इसके लिए याद रखना कलेक्शन चार्जेस क्या भाड़ में, अपने को कुछ मतलब ही नहीं है सर। सर कलेक्शन चार्जेस रहने दो, हाँ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस रहने दो, और कुछ खर्चा दिया है कुछ भी लेने का नहीं बॉस। यहाँ पे क्या बोलने का कि सब खर्चे के लिए एक ही है, सबका मालिक एक, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना परसेंट? 30%। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेज दैट बॉस, for the purpose of
फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस वी आर नॉट गोइंग टू चेक योर एक्सपेंसेस, तुमने कितना खर्चा किया, क्या नहीं किया। हम सीधा बोलेंगे आप 30% खर्चा दिखा दो, भले तुमने खर्चा इससे ज्यादा किया या इससे कम किया, हमको इससे कोई मतलब ही नहीं। ओके, तो ये हो गया पहला चीज। ठीक है, हो गया तुम्हारा पहला चीज। ओके, एक बार तुमने 30% रिडक्शन ले लिया, तुम और कोई खर्चा नहीं दिखा सकते, और कोई भी खर्चा नहीं दिखा सकते अंडर सेक्शन 24A। फिर उन्होंने और एक सेक्शन लाया, सेक्शन 24B। मतलब सर हाउस प्रॉपर्टी इनकम में से दो ही खर्चा माइनस हो सकता है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो सकता है और दूसरा माइनस होगा आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट, मान लो इंटरेस्ट अमाउंट आया 1,34,000, जितना भी अमाउंट आया माइनस करो। कि कितना माइनस करना है, इसका अमाउंट कितना लेना है फिलहाल मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि दो चीजें माइनस होंगी। ओके सर, पहला माइनस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% और दूसरा माइनस होगा सर इंटरेस्ट ऑन, क्या माइनस होगा सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा। क्या माइनस होगा सर आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोरोड कैपिटल माइनस होगा। ओके, वो माइनस होगा। ओके ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर सर एक डाउट है सर, कौन सा कैपिटल बोरोड कैपिटल माना जाएगा? सर उस हाउस प्रॉपर्टी को लेकर एनी बोरोइंग्स इन रिलेशन टू द हाउस प्रॉपर्टी। मतलब सर मैंने हाउस प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, मैंने हाउस प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए लोन लिया, वो क्या कहलाएगा, बोरोड कैपिटल कहलाएगा, और उसका इंटरेस्ट मैं यहाँ पे माइनस कर सकता हूँ। सर मैंने हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन लिया, वो भी क्या कहलाएगा, बोरोड कैपिटल। सर मैंने हाउस प्रॉपर्टी खरीदा नहीं, ना ही कंस्ट्रक्ट किया, मेरा एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को रिपेयर किया, उसको रिन्यू किया। आई थिंक रिन्यू के लिए दूसरा बेटर वर्ड होगा रिनोवेट। इनकम टैक्स में मैंने वर्ड यूज किया रिन्यू, बट मेरे हिसाब से रिन्यू की जगह पे वर्ड होना चाहिए रिनोवेट। रिन्यू मतलब क्या, मैंने दरवाजे सब चेंज कर दिया, खिड़की चेंज कर दिया, साइडिंग वाला खिड़की लगा दिया, फ्लोर चेंज कर दिया, कलर लगा दिया, हाँ पूरा वायरिंग चेंज किया, दैट इज रिन्यू। ओके, तो सर अगर मैं किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, प्रॉपर्टी के रिपेयरिंग के लिए, प्रॉपर्टी को रिन्यू करने के लिए, प्रॉपर्टी को रिनोवेट करने के लिए, या प्रॉपर्टी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन लेता हूं, तो उसे क्या कहा जाएगा, कैपिटल बोरोड फॉर हाउस प्रॉपर्टी। उसे क्या कहा जाएगा, कैपिटल बोरोड फॉर। सर सिर्फ इसी कैपिटल के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करते हो ना, वो आप लेस कर सकते हो। अच्छा ऐसा कुछ रूल है क्या सर, लोन बैंक से लेना पड़ेगा? ऐसा कोई रूल नहीं है। मैंने मेरे वाइफ से 20 लाख का लोन लिया, ऑन पेपर ट्रांसफर लिया, बैंक ट्रांसफर, और एवरी मंथ में उसको इंटरेस्ट पे करता हूँ। एवरी मंथ में उसको क्या पे करता हूँ, इंटरेस्ट पे करता हूँ। मैंने गिफ्ट नहीं लिया वाइफ से 20 लाख रुपए, लोन लिया, और उस लोन पे मैं क्या पे करता हूँ, वाइफ को इंटरेस्ट पे करता हूँ, तो भी चलेगा। अच्छा सर इंटरेस्ट पे करना जरूरी है क्या? नहीं, इंटरेस्ट पेड और नॉट पेड, करंट ईयर का इंटरेस्ट एक्रूड पूरा माइनस होएगा। इंटरेस्ट एक्रूड मतलब क्या बेटा, सर उस साल का जितना भी इंटरेस्ट तुम्हारे ऊपर चार्ज किया गया है वो पूरा माइनस करने का, भले आपने पे किया हो या नहीं पे किया हो। मान लो पूरे साल भर मेरे होम लोन पे इंटरेस्ट लगता है 5 लाख रुपए, और उसमें से मैंने 4 EMI नहीं भरा है, तो मान लो 5 लाख में से मैंने 30,000 का इंटरेस्ट नहीं पे किया, तो मैंने इंटरेस्ट कितना पे किया, सिर्फ 4,70,000। तो 4,70,000 माइनस करो, 5 लाख माइनस करो, सब पूरा 5 लाख माइनस करो। जिस साल का इंटरेस्ट उसी साल पूरा माइनस कर देना, उसको नेक्स्ट ईयर और कहीं पे देख, हर साल का इंटरेस्ट तो हर साल माइनस कर रहा है, तो और किसी साल में उसको ले ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। बात समझ में आ रही है? ओके, सो व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल? व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल? सर एनी कैपिटल बोरोड फॉर एक्वायरिंग
constructing, repairing, renewing, reconstructing the property with a borrowed capital be called as a borrowed capital. और उस कैपिटल के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट पेएबल है, पेड नहीं, इंटरेस्ट पेएबल इज अलाउड as deduction. Okay, interest paid shall be allowed as deduction. Okay, अच्छा, इसका अमाउंट कितना लेस करने का, तो ये फिलहाल मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँ. क्यों? क्योंकि ना मुझे अभी 3 टाइप का प्रॉपर्टी आपको डिस्कस करना है, लेट आउट, सेल्फ ऑक्युपाइड और डीम्ड टू बी लेट आउट. पहला मैं वो डिस्कस करूंगा, उसके बाद इंटरव्यू पॉइंट को और डिटेल में डिस्कस करूंगा, फिर अपना सम्स आएगा. अच्छा, इसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट सिर्फ इंटरेस्ट वाला ही है. इट्स अ कांसेप्ट कॉल्ड एज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट. ये कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक एक्चुअल में खत्म होगा इन डिटेल. ये अब तक हमने डिस्कस नहीं किया, अब तक हमने 3 ही सेक्शन डिस्कस किया. सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 23 जीएवी, सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन, इतना हमने डिस्कस किया. 24 में ए और बी दोनों का, 24 में ए और बी, 24 ए इज स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड 24 बी इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो हमने पूरा डिस्कस नहीं किया है, उसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल दैट टाइम, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, हैव अ गुड डे.